नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों के साथ सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। किसानों के प्रस्ताव पर आज सरकार को फैसला करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रस्ताव के मुताबिक 29 दिसंबर यानी कि कल 7वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसानों के प्रस्ताव में रखी गई शर्त, जिसके मुताबिक तीनों कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। आठ दिसंबर के बाद से केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रही थी, लेकिन आज सरकार को तय करना है कि बातचीत आगे कैसे बढ़े। वजह है किसानों का वो प्रस्ताव जो बातचीत के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। दो चिट्ठियों के जवाब में किसान नेताओं ने बातचीत पर लौटने की हामी तो भर दी, लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी के प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने इन शर्तों के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। साथ में ये चेतावनी भी है कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन खत्म होने की बात भूल ही जाएं। सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हो जाए। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ के गए वहां से तो शुरू होगी। कहां पे छूटी थी और कहां से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो। यही तो किसान भी कह रहा है ना, तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत यानी अगर कल 29 दिसंबर को बातचीत होनी है तो सरकार को ये आज ही तय करना होगा। लिहाजा आज किसानों की चिट्ठी पर जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होगी। फैसला जो भी हो, मंत्रियों के बयान इशारा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर सियासी घेराबंदी के दबाव के आगे वो झुकने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। किसानों के नाम पर सियासत भी पूरा जोर मार रही है। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे और तीनों कृषि कानूनों के नाम पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? वहीं उत्तर प्रदेश की कई जगहों से किसान दिल्ली रवाना होने की तैयारी में हैं। इन्हें समझाने के लिए योगी सरकार ने बड़े अफसरों की टीम तैनात कर दी है, जो किसान नेताओं को नए कानून के फायदे गिनाएगी और दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश करेगी। इधर सिंघू बॉर्डर पर नए आंदोलनकारियों के स्वागत के लिए नया मंच तैयार कर लिया गया है। इशारा साफ है कि किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर सरकार भी एक नहीं कई बार जता चुकी है कि नए कानून वापस लेना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसे में बातचीत का भविष्य क्या होगा, इसका कोई भी अनुमान लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। दिल्ली से कमलजीत संधू और रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि कानून पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल वही बात कर रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर सरकार कर रही है। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले,
उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। अपने इसी बयान से फंस गए हैं राहुल गांधी। इसी बयान ने बीजेपी को दिया है मौका कि वो घेर ले राहुल गांधी। इसी बयान ने मोदी सरकार को दे दिया है वो चांस कि वो साबित कर दें कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। एक बार फिर राहुल का बयान सुनिए, फिर मजमून समझाएंगे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाए ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। कांग्रेस इसलिए भी घिर गई है क्योंकि 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि के कॉलम में 11वें नंबर पर कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को खत्म करके ऐसी सुविधा देगी कि किसान अपनी फसल जिसे चाहे जहां चाहे बेच सकता है। यानी कांग्रेस चाहती थी कि वो मंडियों को खत्म कर दे और किसान अपने मन से जहां चाहे वहां अपनी फसलें बेचे। लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कृषि कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होगी, कृषि कानून से एमएसपी भी खत्म नहीं होगी। और कांग्रेस बेवजह नाजायज विरोध करके किसानों को भ्रमित कर रही है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष पर यही आरोप लगाया था कि पहले समर्थन करते थे तो अब विरोध किस बात का। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू में तोड़फोड़ हुई उसके साइड इफेक्ट्स बिहार की राजनीति में दिखने लगे हैं। जेडीयू ने अब इशारों में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी में जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए नारे लगा रहे हैं।
नीतीश कुमार जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश वाले इस माहौल के बीच जेडीयू के नेताओं की वो बेचैनी और नाराजगी छिपी नहीं, जो बेचैनी और नाराजगी उसे अपने सहयोगी बीजेपी को लेकर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है, उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के गिने चुने विधायक टूट गए, 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू के पास 1 विधायक ही रह गया। इससे बिहार में जेडीयू का टेंशन में आना स्वाभाविक है, लेकिन जेडीयू भी अब बीजेपी पर दबाव बनाने में जुट गई है और बीजेपी के लव जिहाद जैसे फेवरेट सब्जेक्ट पर अलग लाइन ले ली। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। बीजेपी को लेकर जेडीयू की बेचैनी तो उसी दिन से दिख रही है जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई थी। बीजेपी का एक खेमा बिहार में नीतीश की जगह बीजेपी से ही सीएम बनाना चाहता था। जेडीयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। ऐसे बयानों से सीधे संकेत यही है कि जेडीयू बीजेपी को लेकर अब कंफर्टेबल नहीं है। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है, वह काबिले तारीफ है। ये बात अलग है कि बीजेपी इस वक्त इन बातों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती और वो नीतीश कुमार का ही गुणगान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू की बेचैनी बढ़ती रही तो क्या गठबंधन में टकराव का कोई रास्ता आगे बन जाएगा, क्योंकि जेडीयू कैंप की नाराजगी तो साफ दिख रही है। 2 दिनों तक चले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका मुद्दा छाया रहा और जिस तरीके से बीजेपी ने 6 जेडीयू विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जताई। साथ ही लव जिहाद के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों में जो कानून बन रहा है, इसको भी लेकर जेडीयू ने अपना रुख स्पष्ट किया और बताया कि इससे देश में घृणा का माहौल फैलेगा। जाहिर सी बात है, बिहार में अभी नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ये टकराव की स्थिति कुछ शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। अगर इसको सिलसिलेवार समझें तो ये एक मॉक ड्रिल प्रक्रिया है जिसमें टीका देने को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति करना, जांच रसीद और आवश्यक डेटा डालना, वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़े दल के सदस्यों को तैनात करना, एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखना, कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना। इस अभ्यास से सरकार ये समझना चाह रही है कि जब असल में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जमीन पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा।
पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण का ड्राई रन चालू हो जाएगा। इन ड्रिल्स को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। यानी इस मॉक ड्रिल के नतीजों से आगे की पूरी वैक्सीनेशन प्लान की तैयारी पर असर पड़ेगा। वहीं ड्रिल में हिस्सा लेने वाले राज्य इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचने पर रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मेगा तैयारी को प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया गया है। एयरपोर्ट पर ही बड़े बड़े कूल रूम और कूलिंग चेम्बर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन को यहाँ -20 डिग्री पर रखा जाएगा। एक बार में 27 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था है। एक दिन में ऐसी 54 लाख वैक्सीन का मूवमेंट संभव है। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के अंदर खड़े हैं और ये जो कोल्ड स्टोरेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 मिलियन वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं। समझ लीजिए कि मॉक ड्रिल इन तैयारियों का एक टेस्ट जैसा होगा, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले ही जनवरी में कभी भी वैक्सीन आने की बात कही है। ऐसे में सरकार ये समझना चाहती है कि तैयारियां कागज पर कितनी हैं और जमीन पर इसका कितना असर है। सरकार अब राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी भेजने जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना से लड़ने के लिए सटीक जानकारी और अपनी ताकत की पहचान जरूरी है। 4 राज्यों में ड्राई रन के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए अहम है। यह खुद की तैयारियों को परखने वाला होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। ऐश्वर्या और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।